Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to lecture number 3. This is Dr. Mohammad Saqib Khan. हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में हमने डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो पहले 2 लेक्चर में पढ़ी। पहले लेक्चर में हमने सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ा और दूसरे लेक्चर में हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन और टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज जो लेक्चर है, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं टेक्निक्स के, सेल बायोलॉजी की टेक्निक्स है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रोम या क्रोमेटो एंड ग्राफी। क्रोम मीन कलर और ग्राफी मीन राइट, टू राइट समथिंग। सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक है, बेसिकली ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से हम डिफरेंट मिक्सचर के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब किस किस्म की चीज़ें हम इसमें से सेपरेट करते हैं? फॉर एग्जांपल ये यूज़ होती है बायो के अंदर अमाइनो एसिड की सेपरेशन के लिए, अमाइनो एसिड की सेपरेशन के लिए, प्रोटीन की सेपरेशन के लिए, प्रोटीन की सेपरेशन के लिए। प्रोटीन के अलावा ये जो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होती हैं उसकी सेपरेशन के लिए जो है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और नॉर्मली आप लोगों को समझाने के लिए इंक जो है या डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स जो हैं, कलरिंग एजेंट्स, डिफरेंट डाइज जो हैं, उनकी सेपरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इंक्स या कलरिंग एजेंट्स को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन्स को, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, ये कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। अब क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसमें पहली टाइप जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जो आपकी बुक में भी डिस्कस की हुई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में फिर HPLC आ जाती है। HPLC है, इसको सिर्फ LC भी बोलते हैं। ठीक है, तो HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेटर ऑन ये टेक्निक्स जो है वो आप अपनी यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपकी बुक में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया हुआ है, तो इसी की थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्रोमेटोग्राफी जो पेपर के थ्रू की जाए, सेपरेशन टेक्निक जो पेपर के थ्रू की जाए, जिसमें इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो नॉर्मल पेपर नहीं होता। ये एक ग्राफ पेपर, आपने देखे ग्राफ पेपर टाइप का पेपर होता है, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक। ये एक स्पेशल काइंड का पेपर होता है क्रोमेटोग्राम, जिसको यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अक्सर हम जो आपको समझाने के लिए करते हैं वो इंक
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक की सेपरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेपर है, सॉरी पेपर पे जाने से पहले आपके पास फॉर एग्जांपल 3 तरह की डाइज हैं या 3 तरह के कलर हैं। आपके पास ब्लैक कलर है, दूसरा कलर है आपके पास ब्लू, तीसरा आप ग्रीन ले लें, ग्रीन कलर, मतलब एक या ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं, चले हम यही 3 कलर लेते हैं। और फिर इनको आप एक बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर आप इनका एक मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है, इनका आप एक मिक्सचर बना देते हैं। इनका जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो अब इसको सेपरेट एक्सपेरिमेंट के लिए आप इनका एक मिक्सचर बना देते हैं। तो अब आपने इनको सेपरेट करना है थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें पेपर का यूज़ होता है, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा, अब ये मिक्सचर जो है वो हमारा बन गया है। तो ये हमारे पास 4th एक डाई आ गई है, एक ब्लैक डाई है, एक ब्लू डाई है, एक ग्रीन डाई है और एक आपके पास मिक्सचर है। अब इसको सेपरेट पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू किस तरह सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, ये आपके पास एक पेपर है, इस पे आप एक लेड पेन से या पेंसिल जिसको हम बोलते हैं, पेंसिल से एक 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन के ऊपर आप एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और चौथा कलर, ये चारों कलर या चारों जो डाइज हैं एक एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है, चारों एक एक ड्रॉप उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर या उस पेपर के ऊपर आप डाल देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर देंगे, उसको खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद फिर इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है, वो इस तरह का एक टैंक है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक हमारे पास होता है, इसके ऊपर एक कवर होता है, इस कवर को आप कह सकते हैं कि इसका लिड है या इसका कवर है। इसके अंदर 2 हुक्स लगी होती हैं, राइट एंड लेफ्ट 2 हुक्स लगी होती हैं, इस तरीके से हैंग करने के लिए, पेपर को हैंग करने के लिए 2 हुक्स लगी होती हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर पेपर को हैंग करते हैं। ये जो पेपर जो आपने बनाया है क्रोमेटोग्राम, ये है क्रोमेटोग्राम, जो क्रोमेटोग्राम आपने जिसके ऊपर आपने इंक डाली है या जिसके ऊपर आपने 4 डाइज डाली हैं, उसको आप यहाँ पे हैंग कर देंगे। अच्छा, हैंग करने से पहले एक और चीज़ कि इसमें आप एक सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ योर सब्सटेंस या योर सैंपल। अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है या इंक हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के एक सॉल्वेंट यूज़ होता है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉल्वेंट में इसके लिए जो भी ये डाइज जिस मीडियम के अंदर या जिस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, तो वो वाला सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इस पेपर को इस तरीके से डालना है, ये आपका पेपर इसके ऊपर हैंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से डालना है कि इसका जो आपने लाइन लगाई है वो कम से कम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऊपर हो आपके सॉल्वेंट से, ठीक है, आपके सॉल्वेंट से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर हो। ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो आपका आपने जो ड्रॉप डाला हुआ है, ठीक है, जो आपने ड्रॉप डाला हुआ है 4 ड्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे क्या एक्शन होगा कि ये सॉल्वेंट जो है इसके थ्रू
ऊपर की तरफ मूव करेगा। कैपिलरी एक्शन जो आपने पढ़ा होगा कि कैपिलरी एक्शन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते हैं, टुवर्ड्स लोअर प्रेशर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो है मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट के थ्रू सॉल्वेंट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट हम ऐसा लेंगे कि जो उस सब्सटेंस को या उस सैंपल को डिसॉल्व कर ले। तो यहाँ पे इनको वो डिसॉल्व कर लेगा, डिसॉल्व करके इनको भी ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो मिक्सचर है, तो मिक्सचर जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अगर इसमें 3 डाइज हैं तो 3 डिफरेंट जगहों पे हमारे पास स्पॉट्स बन जाएंगे, ठीक है, 3 डिफरेंट जगहों के ऊपर हमारे पास स्पॉट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्लैक डाई है, ब्लैक डाई है तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पॉट बना देगा। ये अगर आपके पास ग्रीन डाई है तो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पॉट बना देगा और तीसरी डाई जो है वो यहाँ पे स्पॉट बना देगी। ये डाइज जो हम यूज करते हैं ये एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है, ये एज अ रेफरेंस यूज करते हैं कि जो आपका मिक्सचर है उसमें कहाँ कहाँ पे आई और जो ओरिजिनल आपकी डाई है वो कहाँ तक मूव करती है, या उसका स्पॉट जो है या उसका डॉट जो है उसका स्पॉट जो है वो किस जगह पे आता है, ठीक है। इसमें एक चीज है एफिनिटी, जितनी जिस डाई की या जिस कलर की एफिनिटी होगी उतना ही वो आगे ऊपर की तरफ मूव करेगा। उससे ज्यादा एफिनिटी जो एफिनिटी उसके अंदर होगी उतना ही वो मूव करेगा। तो हर कलर की या हर डाई की जो है वो एक अपनी एफिनिटी होती है कि वो वहां तक ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपका मिक्सचर है कि ये वाली डाई कौन सी है, ये वाली डाई या ये वाला कलर जो है वो कौन सा है, ये वाला कलर जो है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर यहाँ पे आया तो ये हमारे पास ब्लैक कलर था, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास स्पॉट आया है वो ब्लैक डाई का स्पॉट है, या ब्लैक कलर का ब्लैक डाई का स्पॉट है या ब्लैक इंक का है। यहाँ पे आपके पास जो है ये तीसरी जो है वो ग्रीन थी तो हम कहेंगे कि ये ग्रीन का है, और ये यहाँ पे ब्लू वाला आया है तो ये हम कहेंगे कि ये ब्लू वाली। इसमें 3 डाइज जो है वो यूज हुई हैं जो रेफरेंस में आपके पास आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि हम क्रोमेटोग्राफी किस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरीके से करते हैं। अब ये जहन में रख के, ठीक है, अब ये जहन में रखें और अगला पढ़ते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन हो गई है, ठीक है, ये जहन में रखें कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल कौन सी? सेपरेशन की टेक्निक, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर के अंदर से, ठीक है, मिक्सचर के अंदर से हम सेपरेशन करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स की, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की, डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स की, डिफरेंट सैंपल्स की। डिफरेंट सैंपल अगर एक मिक्सचर के अंदर हो तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक के थ्रू सेपरेशन उसकी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2 चीजें हैं, 2 फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, और दूसरा फेज अब आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो नॉन मूवेबल हो। कौन सा फेज? नॉन मूवेबल, जो मूव ना कर रहा हो, नॉन मूवेबल फेज। और ये वाला फेज जो है वो मूवेबल फेज हो, जो मूव कर रहा हो, ठीक है, जो मूव कर रहा हो। नॉन मूवेबल फेज को हम क्या कहते हैं? साकिन है या साकित है या गैर मुतहर्रिक है। और ये मुतहर्रिक फेज जो है जो मूव कर रहा है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, जो मूवेबल फेज है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। और जो स्टेशनरी फेज है वो आपका जो है वो नॉन मूवेबल फेज है, जो मूव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसके अंदर आप देखें कि कौन सा मूवेबल है और कौन सा नॉन मूवेबल है। आपका सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, फिर सॉल्वेंट जब आपके सैंपल की तरफ के पास पहुंचता है तो वहां पे इसको अपने अंदर डिसॉल्व करके फिर इसके साथ ही मूव करता है। तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट और जो आपका सैंपल है वो आपका मूवेबल फेज है। मूवेबल फेज यहाँ पे आपका क्या है? सैंपल या जो आपका डाई है प्लस आपका जो सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट और सैंपल है वो आपका मूवेबल फेज है, जो सैंपल और सॉल्वेंट है वो मूवेबल फेज है, जबकि
स्टेशनरी फेज जो आपका क्रोमेटोग्राम है, क्रोमेटोग्राम इसमें जो आपका क्रोमेटोग्राम है, ये जो आपका पेपर है वो नॉन मूवेबल फेज है। ठीक है, अब पेपर जिस चीज से भी बना हुआ, किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है ना, सेलुलोज। तो हम कहेंगे कि आपका सेलुलोज जो है, यहाँ पे सेलुलोज पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेलुलोज जो है वो नॉन मूवेबल फेज होता है। ठीक है, सेलुलोज जो है वो नॉन मूवेबल फेज है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। Chromatography is an analytical technique which is used for the separation of different components, for example amino acid, protein, photosynthetic pigments और coloring agents। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स, क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। इट कैन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट कैन बी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन लिक्विड chromatography we have high performance liquid chromatography, or you just can write HPLC। okay, now going into the detail of paper chromatography. Paper chromatography is a chromatographic technique in which paper is used to separate different substances from a mixture। okay, the paper which is used, that paper is called as chromatogram। okay, then we discuss different how chromatography works। इस ये जस्ट आपको समझाने के लिए क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसमें भी आप उसकी डिटेल देख सकते हैं कि द पेपर विच इज द इंक्स और what inks या कलर जो है वो that's or spots of inks are placed onto the chromatogram or onto the paper, and then dry paper is placed inside a इसको आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक आप इसको कह सकते हैं, इनसाइड अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक, chromatographic tank। okay, inside the chromatographic tanks containing solvent, the solvent then moves with the capillary action in the chromatogram and dissolve the ink or the dye, and then they move upward. They make spots at different levels, and then we can recognize the colors। And in this paper chromatography we have two phases, stationary phase and mobile phase। Stationary phase is non-movable phase, for example non-movable phase, and in paper chromatography cellulose or wood or the paper is the stationary phase, while samplers and solvents that are moving, that phase is called as, those phases are called as mobile phase। okay, ये दो लिक्विड जो है वो मोबाइल फेज होती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, टू वर्ड्स है, इलेक्ट्रो एंड दूसरा है फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या टू कैरी। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सेपरेशन टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज को कैरी किया जाता है। अब कौन सी वो चीज होती है? वो होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को कैरी किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। दिस इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, movement of charged particles according to their size, ठीक है, अब जरा डेफिनेशन खुल के हो रही है कि मूवमेंट या इसको सेपरेशन भी आप कह सकते हैं, बेसिकली है सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, लेकिन जो फोरेसिस का मतलब होता है वो है मूवमेंट या कैरी।
अब क्या ही जब किया जाता है तो वो चीजें सेपरेट हो जाती है, एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। सो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक इन विच चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, आपकी बुक में साइज के अलावा उसकी शेप का भी जिक्र है, शेप का भी जिक्र है, चार्जेस का भी जिक्र है, दूसरा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका भी जिक्र है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ चार्ज और अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो एप्लीकेशन है वो कहां पे होती है? एप्लीकेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो एक तो होती है पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर, पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर होती है, दूसरा फॉरेंसिक टेस्ट, फॉरेंसिक पर्पस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। फॉरेंसिक पर्पस के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है। अब पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए फॉर एग्जांपल अडॉप्टेड चाइल्ड्स होते हैं, तो उसके पेरेंट्स का पता चलाने के लिए कि वेदर द पेरेंट्स आर हिज और हर ओन और नॉट, सो दोनों का जो दोनों की डीएनए की टेस्टिंग की जाती है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की थ्रू ही की जाती है। इसी तरह फॉरेंसिक में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है तो जहां से अगर कोई बॉडी का सैंपल मिल जाए उस जगह से, मतलब हेयर्स मिल जाए, उसका जो सीमन है वो मिल जाए, या इसी तरह की कोई और बॉडी की कोई चीज मिल जाए, तो उसको सस्पेक्टेड पर्सन के डीएनए को आपस में मैच किया जाता है, तो वो फॉरेंसिक की जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आगे हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से की जाती है। मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स में इसकी जो है वो एप्लीकेशन है, मॉलिक्यूलर लेवल पे और जेनेटिक्स लेवल पे प्लांट्स और डिफरेंट डिजीजेस की तशखीस के लिए और उनके क्या कहते हैं, और उनकी प्रिवेंशन के लिए मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स लेवल पे, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स लेवल पे जो है वो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव इसको जरा देख लें, मैं छोटा बना रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसमें आपके पास एक मीडिया होता है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीडिया है, जेल मीडिया। जेल जो होती है वो एगरोज जेल होती है, उसको डीआयोनाइज्ड डबल रजिस्टर वाटर के अंदर मिक्स अप करते हैं और फिर उसको इस प्लेट के अंदर, जेल प्लेट के अंदर डालते हैं। सॉरी, मैंने गलत बना दिया। हाँ ठीक है, जेल प्लेट के अंदर डालते हैं।
जेल प्लेट के अंदर उसको डालते हैं, फिर इसके अंदर छोटे छोटे वेल्स, छोटे छोटे सुराख बना दिए जाते हैं, उनको वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वेल्स। वेल्स, ये छोटे छोटे सुराख जो है वो बना दिए जाते हैं, और उन सुराखों के अंदर फिर आपका डीएनए जो होता है वो डालते हैं। डीएनए डायरेक्टली ऐसे नहीं डालते, डीएनए जब आइसोलेशन डीएनए की करते हैं तो उसमें डीएनए के साथ एक एंजाइम डालते हैं, आर न्यूक्लियस। आर न्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, आर न्यूक्लियस आप इसको बोल सकते हैं। आर न्यूक्लियस एंजाइम इसमें डालते हैं, एंजाइम डालने से इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। फिर उन फ्रेगमेंट्स को लेके इन वेल्स के अंदर उसको डालते हैं। ठीक है, अब इस वेल में एक कैथोड होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाहर कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पे एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और ये एक टर्मिनल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक फील्ड बन जाता है। हमें पता है कि डीएनए प्रोटीन, डीएनए के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव करते हैं फ्रॉम कैथोड एंड टूवर्ड्स एनोड एंड, फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड एंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल स्मॉलर साइज के होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, वो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, फर्दर ट्रेवल करेंगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। और जो स्मॉलर साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, या डीएनए जो स्मॉलर साइज का जो लार्जर साइज का डीएनए होगा वो इतना फर्दर मूव नहीं करेगा, बल्कि उसका डिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो ऑन द साइज की बेस के ऊपर जिसका साइज जो है वो कम होगा, वो ज्यादा फर्दर जो है वो मूवमेंट करेगा। अच्छा, और जितना ज्यादा आप चार्ज उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उतनी ही जल्दी वो मूवमेंट उसकी होगी। ठीक है, उतनी जल्दी और उतनी फास्ट मूवमेंट जो है वो उसकी होगी। ठीक है, एक ये चीज। दूसरा चीज हमने उसमें पढ़ा उसकी एप्लीकेशन में कि इसको फॉरेंसिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो क्राइम सीन से आपके पास एक हेयर का सैंपल आया, उसका डीएनए की एक सेक्शन आपकी की, आइसोलेशन की, और क्राइम सीन के ऊपर यहाँ पे उसका जो डीएनए है वो इस डीएनए का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आपने की तो उसका ये रिजल्ट आया। इसके बाद आपके पास 3 बंदे हैं या 3 सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके डीएनए का जब आपने टेस्ट किया तो इस तरह का आपके पास रिजल्ट आया। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स ऑफ दिस पर्सन एंड डीएनए और जो क्राइम सीन से जो आया है वो तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, वो दोनों सिमिलर हैं। तो इसकी बेस के ऊपर फॉरेंसिक में आप ये टेस्टिंग जो है वो की जाती है कि सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक के अंदर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है या जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती है फॉरेंसिक के अंदर, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से होती है। होपफुली इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आप जान गए होंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए अंडर इलेक्ट्रिसिटी, अंडर देयर साइज,
under their shape, according to their size, according to their shape और molecular weight इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट टू कैरी फॉर द सेपरेशन पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज a technique which is used to separate the charged particles according to their size, shape and molecular weight. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन जो है वो फॉरेंसिक में इसकी एप्लीकेशन है, पैटर्निटी टेस्टिंग में इसकी एप्लीकेशन है और मॉलिक्यूलर और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर इसकी जो है एप्लीकेशन है। एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो है वो जेल प्लेट के ऊपर होता है। जेल जो उसमें यूज होती है वो एगर रोज जेल होती है, ठीक है। एगर रोज जेल को डबल डीआयोनाइज्ड डिस्टिल वाटर के अंदर डाल के उसकी एक जेल बनाई जाती है और उसको जेल प्लेट में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल प्लेट होती है उसके अंदर डाला जाता है और उसमें वेल्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे वेल्स, छोटे छोटे सुराख जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं, उन सुराखों को हम वेल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर उन सुराखों में जो आपका फ्रेगमेंटेड डीएनए होता है, जो आर न्यूक्लियस के थ्रू आपने उसके फ्रेगमेंट्स बनाए होते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। उसके अंदर डाल के फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, एक कांस्टेंट चार्ज सब को प्रोवाइड करते हैं, पूरी जेल को प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट चार्ज, और साइज की बेस पे वो जो है वो ट्रेवल करते हैं। जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा, उतना फार्दर ट्रेवल करेंगे, उतना लंबा ट्रेवल करेंगे, उतना लॉन्गर ट्रेवल करेंगे। और जिनका साइज जो है वो कम होगा वो जिनका साइज जो है वो ज्यादा होगा, जिनका साइज जो है वो ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे, ठीक है। अब ये फिंगरप्रिंट्स आपके पास आ जाते हैं। इन फिंगरप्रिंट्स को फिर स्टेन किया जाता है, ठीक है। ये फर्दर प्रोसेस है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसको फिर स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कलर करना, ठीक है। उसको कलर किया जाता है, उसको कलर करके फिर उसको देखा जाता है या उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो की जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आई थॉट कि मैं इस लेक्चर में ये कंप्लीट कर लूँगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगले जो लेक्चर्स हैं इसके लिए बाकी जो टेक्निक्स रहेंगी उसके लिए मैं एक लेक्चर और अपलोड करूँगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड अप टिल ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल परसों तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कोई मुझे देख रहा है, ठीक है। देखते तो वैसे भी हैं, लेकिन बेसिक मकसद जो है वो नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज ट्रांसफर का है। तो होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ आइडियाज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा आपके अपने माइंड में जो नेक्स्ट आप आगे आके स्टडी करेंगे, तो होपफुली ग्रेजुएट लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके काम आएंगी। और जो ग्रेजुएट हैं उनके भी अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेरे लेक्चर जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो होपफुली इनसे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जीआरई के एग्ज़ाम की अपीयरेंस के लिए या और इस तरह के जो कैट है, नीट है, या जिस तरह के भी एग्ज़ाम है उनकी अपीयरेंस के लिए, उनमें अपीयर होने के लिए अगर ये लेक्चर पढ़ लें तो आपका कॉन्सेप्ट ये लेक्चर अगर देख लें तो आपका कंसेप्ट कम से कम क्लियर हो जाए। और होपफुली यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।